हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम लोगों ने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का A to Z सिलेबस अच्छे से खत्म कर लिया है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, डिटेल रिवीजन हो, लाइव क्लासेस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ खत्म कर लिया। अब फाइनली एक भी बच्चा ये 100 MCQ मिस नहीं करेगा। भले ही 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना। 100 के 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे इंडियन और मैक्रो दोनों से मिलाकर, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। मोर एवर इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डेटाबेस क्वेश्चन और वो सारे के सारे क्वेश्चन जिससे पूरा का पूरा पेपर कवर होगा, सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करा रहा हूं। कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी इनडायरेक्टली इससे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फिजिकल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो। यानी कि गुड्स एंड ये पॉइंट्स क्लास दे रखे हैं, आपको बताना है। यहां पे गवर्नमेंट गुड्स एंड सिक्योरिटीज पेमेंट, पेमेंट नहीं आएगा, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, ये रियल फ्लो है। फैक्टर पेमेंट, पेमेंट आ गया तो मनी फ्लो हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया तो मनी फ्लो हो गया। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, यानी कि फर्म से हाउस होल्ड, और फैक्टर सर्विसेज का हाउस होल्ड से फर्म, इस फ्लो को क्या बोलते हैं? रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 और 2 है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फ्लो। द परचेज ऑफ फूड ग्रेन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द MSP इज मेंटेन एज बफर स्टॉक। जो सरकार सामान खरीदती है किसानों से MSP पे, वो बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए होता है, बिल्कुल होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड है फार्मर्स को अगेंस्ट शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्ट प्राइस। अगर फार्म प्रोडक्ट के प्राइस घट जाते हैं तो उनके लिए एक सेफगार्ड है। किसान कहते हैं यार कम से कम इतने दाम में तो सरकार हमसे अनाज ले ही लेगी, तो हम सेफ हैं। तो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ ट्रू, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू। तीसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिटवीन 1966 से 76 माओ इंट्रोड्यूस दिस मूवमेंट। 1966 से 76 में कौन सा मूवमेंट चालू किया गया था? अंडर विच प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क। मैंने क्लास तुमको अभी कल या परसों में कराया था, तो मैंने आपको बताया था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर जब इनका 1958 में फेल हो गया GLF कैंपेन, तब के अंदर, तो ये कौन सा है? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं, अंडर द डैश एक्सचेंज सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली किसमें होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है और उसके अंदर सरकार फिक्स नहीं करती है। फिफ्थ पे आते हैं, द ब्रिटिश पॉलिसी लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और दूसरा क्या है? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द GDP इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। गलत है भैया, इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था GDP में, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन था, थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर का। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं भारत के अंदर, तो प्रोडक्शन कहां से किया जाएगा? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकेंड फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 1 ट्रू और सेकेंड फॉल्स, तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 ट्रू, सॉरी सेकंड फॉल्स है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1 ट्रू और सेकंड फॉल्स, ए करेक्ट है फिफ्थ का। इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, K 4 है, ऑटोनोमस कंजप्शन 30 है, द रेलिवेंट कंजप्शन फंक्शन, अगर K 4 है तो K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। तो 1/MPS है तो MPS इक्वल टू 1/4, 0.25, तो MPC कितना आएगा? 0.75। तो ये ऑटोनोमस में 30 है, तो 30 प्लस 0.75y, ये हो गया ए करेक्ट है। 30 प्लस 0.75y, ठीक है, लिख लो 30 प्लस 0.75y। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज कोर्सिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ था उसको किसने सरकार, ऑब्वियसली यार वो तो आजादी से बहुत पहले हो गया था, तो अंग्रेजों ने ही किया होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिशर्स हैड टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फूड क्रॉप प्रोडक्शन।
जो ब्रिटिशर्स है उनका टू फोल्ड मोटिव था बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, फूड क्रॉप नहीं कैश क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि 7th का ये ऑप्शन करेक्ट है। 8, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है, तो अभी आपने देखा था K4 है, तो K का फॉर्मूला है 1/MPS, सो MPS इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25, MPS 0.25 है तो MPC आएगा 0.75, तो MPC 0.75 आ गया, तो सेविंग फंक्शन में डिस सेविंग -60 है, -60। अच्छा ये निकाल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि सेविंग फंक्शन में तो हमको यहाँ पे MPS ही चाहिए, वो 0.25 दे रखा है, तो A करेक्ट है, -60 + 0.25y, तो 8th का ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। 9 पे आते हैं। बोथ इंडिया पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ये रिफॉर्म्स लेके आए, गलत है। ध्यान रखना, इंडिया और पाकिस्तान एक्सटर्नल प्रेशर्स आने के बाद ही रिफॉर्म्स लेके आए। बेसिकली यूएन से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इन सबसे प्रेशर आ रहा था। इवन बाकी जो अदर कंट्रीज है ना, जो डेवलप नेशन है, उनसे भी प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए अपनी कंट्री के अंदर। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द SEZ पॉलिसी। यार SEZ पॉलिसी बेसिकली किसकी थी? चाइना की थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सॉरी फॉल्स, डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, study the following picture and answer the given question. Women in rural household take up the beekeeping as an entrepreneurial activity. Such kind of activity may be classified under animal husbandry के अंदर आता है, फिशरीज के अंदर, पोल्ट्री नहीं, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। मैंने कहा था हनी बी है ना, बी कीपिंग जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर कवर किया जाएगा, तो इसका 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सब करा के भेजूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आते हैं। मिसिंग फिगर आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे क्या क्या मिसिंग फिगर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5000 है, 80% अगर आप लोन दे रहे हो तो ऑब्वियसली 1000 रुपए जो है वो यहाँ पे आ गया, 1000 रुपए दोबारा यहाँ पे आएगा, 800 यहाँ पे जाएगा, लास्ट में टोटल है। तो यार देखो, अगर रिजर्व रेशियो 20% है तो 1/20 इंटू 100 मल्टीप्लायर आएगा 5 टाइम्स, तो 5000 का टोटल 25000 होगा। 25000 का 80% कितना बनेगा? 20000, टोटल आपका 25000 है। तो आपका देखो सबसे लास्ट वाले में 20000 है, उससे पहले 25000 है, और उससे पहले जो है सेकंड है वो है आपका कितना? 1000 है। यहाँ 1000 कहीं है ही नहीं। एक सेकंड से, लोन 4000 का लोन दिया, 1000 आपने ये कर लिया, तो 3000 रुपए जो है वो आपने खर्च किया, वो 3000 रुपए दोबारा बैंक में आएगा। ठीक कर लें इसको, ये 3000 आएगा। सेकंड नंबर पे 3000 है कहीं पे, 3000 है कहीं पे, 3200 कैसे कर लिया भैया? ओहो, एक सेकंड, इसको ठीक करो यार, 3200 आ रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो यार यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो ये हो गया 5000 की डिपॉजिट आई, 4000 का लोन दिया, 4000 यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ दो रिजर्व को, 4000 यहाँ पे आ गया, 4000 का 80% आ गया 3200, 800, फिर ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, तो 3200 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी कंसिडर करो, तो 3200 रुपए आएगा सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे 3200 ये आ गया। फर्स्ट पॉइंट पे कितना आएगा? फिर 5000 का डिपॉजिट था, लोन दिया, तो रिजर्व कितना मेंटेन हो गया? 1000 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 11th का करेक्ट है। 1000, 3200, 25000, तो 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन, यह असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। World Trade Organization is expected to establish in the rule-based trading regime to avoid unilaterally place arbitrary restrictions by the member nation। देखो, जो WTO है वो स्टैब्लिश करता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम, जिसके अंदर बेसिकली जो यूनिलैटरली प्लेस आर्बिट्रेटरी रेस्ट्रिक्शंस, कई बार ना कुछ मेंबर कंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर, उस चीज को बचाने के लिए इनके खुद के नियम कानून है, ताकि इस ट्रेडिंग रिजीम से वो उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, जो भी कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगाती है मेंबर कंट्री। It is imperative to enlarge world production and ensure optimal utilization of world resources along with the environmental protection। ये correct है क्लास, ये imperative है to enlarge the world production and ensure optimum utilization of world resources along with the environment को protect करना, world resources को protect करना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये सारे के सारे फंक्शंस आपने WTO के अंदर पढ़ रखे हैं। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
तो WTO के बारे में कह रहा है, उसके फंक्शन के बारे में कह रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, यानी कि 12 का ये ऑप्शन करेक्ट है। डैश वाज सेट अप इन 1974, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, वो 1974 में सेटअप हुआ था। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये एयर और वाटर टू मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखना, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ वो डेवलप। तो कॉलोनियल रूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था, तो स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। अगला है द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। हाँ, अपने फायदे के लिए उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग किया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज द गैप EF, तो ये जो E से लेकर F तक है, ये ऊपर का AD नीचे आ गया, तो दोनों AD के जो बीच का गैप आएगा वो डिफ्लेशनरी गैप होगा। तो आप 15 का देखो, ए ऑप्शन करेक्ट है, डिफ्लेशनरी गैप। 16 कंजप्शन फंक्शन अज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। कंजप्शन फंक्शन अज्यूम करता है कि कंजप्शन जो है वो चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, कंजप्शन कांस्टेंट रेट से, ये अजम्पशन रहता है। अब हमें क्या पता पूरे देश का कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, तो हमें कांस्टेंट रेट से हम मानते हैं कि हम कांस्टेंट रेट से कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ऑटोनोमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ, नहीं ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं होता, खाली APC होता है, रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 पे आते हैं, आइडेंटिफाई विच इज द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का एडवर्स इंपैक्ट क्या पड़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, एडवर्स इंपैक्ट थोड़ी था ये। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। देखो यार, जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ा वो ये नहीं पड़ा, ये कोई मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो आया ही नहीं था। रेलवे कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं है। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, की इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड एक इकलौते देश को हो रहा था, वो एक एडवर्स इंपैक्ट है। बाकी सारी चीजें, रेलवे तो एक अच्छी चीज है, वो एडवर्स इंपैक्ट थोड़ी है। फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 करेक्ट पेयर आपको बताना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओल्ड एज पेंशन से आता है, नहीं। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा आता है वो प्रॉफिट आता है, तो यानी कि 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बस, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। ओके, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, बाकी सब ऑप्शन गलत है, तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो सेकंड पेयर है वो करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाई वेराइटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, एक क्रॉप ना उगा के अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करो तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप 19 का ये ऑप्शन करेक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट, ये गलत है। और अगर कभी भी असर्शन रीजन में कोई भी स्टेटमेंट गलत निकला तो दोनों स्टेटमेंट से पहले आप आंसर बता सकते हो। गलत निकला तो, सही निकला तो नहीं बता सकते। अगर दो में से कोई भी गलत निकल गया तो आप ऑप्शन आपको एक ही लाइन पढ़ के मिल जाएगा, ए फॉल्स आर ट्रू, क्योंकि ऐसा कोई भी और ऑप्शन नहीं है इसके अंदर जहां पे ए फॉल्स हो। अगर मैंने देखा ए गलत है तो और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे ए गलत हो। सो यहाँ पे असर्शन ए फॉल्स है, रीजन आर ट्रू है। और अगला पढ़ते हैं कि ये जो आर है सही है गलत है। रिकवरी ऑफ लोन्स लीड्स टू डिक्लाइन फाइनेंशियल एसेट ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ मूव टू 21। डुअल प्राइसिंग किसको बोलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट गिवन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर नहीं। सेटिंग अप ऑफ SEZ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए SEZ बनाया गया था, मेरे नोट्स में साफ साफ ये लिखा गया है, तो बी ऑप्शन सेकंड का जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टू अटेम्प्ट एन इंक्रीज इन, इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने के लिए नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट, इंक्रीज इन GDP और इनएडुकेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो देखो यार, जो स्किल इंडिया मूवमेंट है, स्किल इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज नॉट अटेम्प्ट टू, क्या नहीं करना चाहते, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इंक्रीज, ये सारी चीजें फेवर है, अच्छी बात है। तो जब ये स्किल इंडिया मूवमेंट आया तो ये सब अच्छी चीजें हैं, तो ये तो नॉट नहीं हो सकता। लेकिन लिखा इनएडुकेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का पर्याप्त जो है स्प्रेड करना, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट उल्टा है, ये सारे अच्छी बातें बता रहे हैं, नेगेटिव बातें बता रहा है, तो 22वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 पे आ जाओ।
23, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज गैप बिटवीन द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल। बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग क्या करता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बीच का जो डिफरेंस है ना उसको कम करता है, उस गैप को ये फिल करता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड। एम्प्लॉयज को अपडेट करता है ताकि जो वर्क फील्ड है उसमें लेटेस्ट चेंजेस कर सके। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 24, बोरोइंग्स बाय अ नेशन। अब देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं देखो इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो बताना जरा मुझे, ठीक है। 24, बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिकॉर्ड एज कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, सही है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स ये सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। इंक्रीज इन रियल जीडीपी इंप्लाइज डैश इन द इकोनॉमी। देखो अगर रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब क्या, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन डिक्रीज। ये गलत है, तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा। मैंने ये नेशनल इनकम के अंदर अच्छे से तुमको बता रखा था कि जब जो जीडीपी है तभी इंक्रीज करेगा रियल जीडीपी जब क्वांटिटी बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो हम पुराना वाला ही लेते हैं, रियल जीडीपी में हम बेस ईयर प्राइस ही लेते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन 25 का करेक्ट है। 26, द एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स इज 600, इंपोर्ट 400 है, 450, द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी। तो एक्सपोर्ट कितना हो गया 600, इंपोर्ट 450, तो 150 रुपए का क्या आ गया, सरप्लस आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, सरप्लस। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। ओइंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइस ड्यू टू सप्लाई साइड इशू। देखो भैया अभी भी जो पंगा चल रहा है दो देशों के बीच के अंदर, है ना, जो ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में, और यूएस भी उसके अंदर शामिल है, उनकी वजह से भी क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। एंड विद द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गलत। प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ साइकिल बढ़ेगा, नहीं। इनफ्लो ऑफ डॉलर, भाई डॉलर इनफ्लो नहीं होगा, डॉलर का आउटफ्लो होगा। भाई पहले जो क्रूड ऑयल $100 का आता था पर बैरल मान लेते हैं, अब 150-120 का आएगा, तो ज्यादा डॉलर हमारी कंट्री से जाएगा क्योंकि वो क्रूड ऑयल महंगा हो गया और हमें हर रोज क्रूड ऑयल चाहिए होता है। तो भाई आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ, डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो किसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा होगी ऑटोनोमस रिसीट से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑटोनोमस पेमेंट एक्सिस ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट, तभी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर है। एक्स एंटी सेविंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ प्लान सेविंग, करेक्ट है। सेविंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा हमारी जो सेविंग्स है ना वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ, मैंने आपको शॉर्ट में जैम्स बताया था, तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो इक्वालिटी तो वैसे भी नहीं होगा, ये होगा ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 31 चेक करो आप, 31 का क्या होगा। 100 हमें टोटल क्वेश्चन बनाना है। मूविंग टू 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आ जाओ। असर्शन क्या कहता है, बिफोर रीचिंग टू द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ब्रेक इवन कौन सा होता है, जहां पे सेविंग्स और कंजप्शन दोनों बराबर रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले कंजप्शन ज्यादा है और सेविंग्स कम है, तो इस पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट होंगे उन सब में एपीसी 1 से बड़ा होगा, फिर एपीसी 1 के बराबर होगा, फिर सी नीचे आ गया और एस जो है वो ये वाई है, सॉरी एस ले ले गलती से, ये वाई है। तो यहाँ पे वाई जो है वो इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे एपीसी जो है 1 से बड़ा होगा, यहाँ 1 के बराबर होगा। और इन सारे के अंदर क्या होगा, जो एपीसी है, क्योंकि वाई ऊपर है सी नीचे है, तो एपीसी 1 से छोटा होगा। तो बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, उससे पहले एपीसी 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। जो एपीसी है वो रेशियो है कंजप्शन टू इनकम, टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम उसका रेशियो है। तो ये बिल्कुल ठीक है
कि जो एपीसी है वो कंजप्शन और इनकम का है, लेकिन नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूविंग टू 32, फॉर अ क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही नहीं है, क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, तो एनएफआईए जो है वो क्या होगा, इन ए क्लोज इकोनॉमी नो फॉरेन ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉरेन ट्रेड है ही नहीं, अगर फॉरेन ट्रेड है ही नहीं तो देखो अब होगा क्या, जीडीपी और जीएनपी, जो फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ही नहीं, तो एनएफआईए क्या हो गया, एनएफआईए जीरो हो गया, नेट फैक्टर इनकम फॉर जो डोमेस्टिक जो है वो किसके बराबर हो गया, फिर नेशनल के बराबर हो गया, तो यानी कि 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 32 का ए, ठीक है, यानी कि जो जीडीपी है वो जीएनपी के जो है आपस में बराबर हो गया, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, तो कोई भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो आपका जीरो आ गया, तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बराबर है 32 का। 33 में लिखा हुआ है कि 1991 is an immediate measure to resolve the balance of payment crisis. The rupee was devalued against the foreign country, बिल्कुल फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही है, हमने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर 1991 में, करेक्ट है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट एक्सचेंज रिजर्व, तो यार यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, कुछ गलती है 33 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको व्हाट्सएप हमारा ना, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ना कुछ मुझे लग रहा है डिवैल्यूएशन करेंसी वाज एमिनेंट एक्सचेंज रिजर्व या कुछ ना मिस प्रिंट है 33 के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको ठीक करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। 33 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए था, है ना, तो 33 क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। कम टू 34 क्वेश्चन, चलो 34 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप 34 क्वेश्चन चेक करो जरा, 33 में आपको करेक्ट करा के व्हाट्सएप ग्रुप पे और उस पे भेज दूंगा, है ना, टेलीग्राम वगैरह पे सही करा के भेज दूंगा विद आंसर। 34 आ जाओ जरा, 34, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन इन 1875 और 1900, तो क्लास कमर्शलाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फेमाइन आने लगा, बिल्कुल करेक्ट है, लोगों को भुखमरी छाने लगी, सारा का सारा कैश क्रॉप उगाते थे, अनाज उगाते नहीं थे, तो अनाज के लिए लोग बाहर डिपेंड थे, दूसरे शहर से लेके आते थे अनाज। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगन एक्सपोर्ट ऑफ गुड फूड ग्रेन, इन ब्रिटिश रूल में इंडिया ने एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट ग्रेन चालू कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 34 का सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 पे आते हैं, अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी और के ऊपर, वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स बाय इनकम अर्नर, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम अर्नर पे, जो पैसा कमाते हैं सरकार को वही टैक्सेस की भरपाई करते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इट इज नेसेसरी टू ऑप्ट डाइवर्सिफिकेशन विद रेफरेंस टू गिवन स्टेटमेंट, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंजिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स टू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है जरा बताओ, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, तो बी ऑप्शन सही है, क्रॉप पैटर्न को चेंज करना, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी हो या फिर क्लास नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, किसी भी तरीके से ये सबके सब मिलाकर क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर आता है, 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन चेक करो आप लोग क्या होगा। 37, रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से रेमिटेंस मिला, एंटर इन क्रेडिट साइड, पैसा आएगा और रेमिटेंस किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर, तो क्रेडिट और करंट, यानी कि 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्रेडिट और करंट अकाउंट, ए ऑप्शन करेक्ट है, करंट अकाउंट में आएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्रुपिंग, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ब्रिक्स, सार्क नेशन, G20 के अंदर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडिया यूरोप कंट्रीज के अंदर थोड़ी आता है, तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, 38 का ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोगैस का यूज करना है, थर्मल पावर का तो यूज नहीं करना है,
तो नॉट द स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजी का हाइडल पावर प्लांट यूज करना है बट थर्मल पावर प्लांट यूज नहीं करना। जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट। आपको लग रहा होगा ना सर ये बहुत आसान है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ी आता है पेपर में, बड़े पेपर का ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ही पेपर में आया हुआ है जीएलएफ कैंपेन। तो 20% पेपर वुड बी इजी, 20% वुड बी हार्ड, तो ये जो 20% आसान है ना उसी में से ये पूछा गया होगा। तो जीएलएफ ये पेपर में आया हुआ है, आप देख लेना, ये पेपर में आया हुआ है। Read the following. The central bank has imposed fine on Hisar Urban Cooperative Bank and Andaman and Nicobar State Cooperative Bank for violation of banking norm. According to given report, identify the function, issue of currency, bankers to public, bankers to government और banker bank और supervisory bank. That ध्यान रखना सब लोग क्लास, यहाँ पे बैंकर्स बैंक आएगा, 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। बैंकर बैंक और सुपरवाइजरी बैंक, जब बैंकों के ऊपर पेनाल्टी और निगरानी रखने की बारी आती है तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, एज पर द डेटा रिप्रेजेंटेड इन यूनियन बजट द टोटल रिसीट्स एंड बोरोइंग, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग जो है वो 27 है और 45 है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर 27 करोड़ एंड 45 करोड़, तो ये टोटल रिसीट्स है अदर देन बोरोइंग्स, और ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। और तो आप अगर माइनस कर दोगे 45 में से 27.2 तो 7.8 आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ 45 लाख और टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दिया हुआ 27.2, तो इसमें माइनस करके आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि है फिस्कल डेफिसिट। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, जो माइनस करके आ रहा है 17.8, ये फिस्कल डेफिसिट होगा। डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी का स्लो डाउन का रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ग्रोथ कैसे रीजन हो सकता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेबल नहीं, अनस्टेबल परफॉर्मेंस। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, 43 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 44 पे आओ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 कब का है जरा मुझे बताओ, 9 का, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन कर दिया। 44 का ये ऑप्शन करेक्ट है। द जीएलएफ कैंपेन चाइना फोकस ऑन वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी। 45 का क्या होगा जरा मुझे बताओ, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर जगह बैकयार्ड में सब लोगों को बोला गया अपने बैकयार्ड के अंदर आप जो है वो खेती बाड़ी करो, ठीक है, और इंडस्ट्री लगाओ, स्टील के कारखाने लगाओ, और एग्रीकल्चर का इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन कर दिया था, कम्यून बना दिए गए थे कि सब लोग ग्रुप बना के खेतीबाड़ी करो, इंडिविजुअली खेतीबाड़ी ना करो। टू अराइव द वैल्यू ऑफ जीवीए एमपी, हमें पहुंचना है जीवीए एमपी, डैश मस्ट बी एडेड टू जीवीए बेसिक प्राइस। जीवीए बेसिक प्राइस में क्या ऐड करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, लाइव क्लास के अंदर डिटेल में बताया था क्लास में, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को बेसिक प्राइस में ऐड करेंगे तब जाके ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बनेगा। तो 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 पे आओ, the cabinet led by the prime minister has decided that the central government will provide free food grain of 81.35 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for the period of 5 years with effect from 1st of 2024. Based on the FOSS statement, identify the budgetary objective. सरकार की मीरा अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ाओगे कौन सा है, ये क्लास गरीब अमीर के बीच का फासला कम करने के लिए किया गया है कि अमीरों से लेकर गरीबों का अन्न बांटा जा रहा है। तो ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होता है, जब वो सारी फैक्ट्री जो अर्बन एरिया में नहीं रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, सरकार उनको बहुत सारे टैक्स कंसेशन देती है, तो ये उसके अंदर आता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए होता है, ये आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, गरीब अमीर का बीच का फासला कम करना है, कोई बेनिफिट आप गरीब लोगों को दे रहे हो तो वो उसके अंदर आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ के अंदर। अगला, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक कॉमन यूनिट में दिखा सकते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो इसका सही आंसर सी है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, गार्डनिंग, ग्रीन कवर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज है, लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट भी है ना, कॉज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। लेकिन गार्डनिंग, ग्रीन कवर, अगर आप ग्रीन कवर गार्ड मतलब कि आप ग्रीन
पूरा का पूरा ग्रीन को फॉलो कर रहे हो, गार्डनिंग ग्रीन कवर, तो वो कैसे हो सकता है? ग्रीन तो अच्छी चीज है ना, वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दिखाता है, तो वो नहीं आएगा इसका, नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये तीनों है, डी वाला पॉइंट नहीं है। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी ट्रेड इन मार्केट वेयर इज सर्विस कैन बी ट्रेडेड, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, उसकी सर्विस को आप बेच सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेड नहीं किया सकता, बेचा उसको, उसकी सर्विस को बेचा जा सकता है, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 50 का ए। 51 पे आओ। Identify the incorrect features of money supply from the following. It is measured at a point, M1 क्या है? Measured at a point of time, money supply correct है। It doesn't include stock of money held by the government, ये भी correct है। It is always the currency in the hand of the central bank of a nation, तो ये तो गलत है ना, central bank of a nation, तो ये गलत है। आपको पूछा नॉट द फीचर, इनकरेक्ट फीचर, तो यही इनकरेक्ट फीचर है, डी का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मतलब थर्ड ऑप्शन ही है इनकरेक्ट फीचर, पूछ भी रहा है इनकरेक्ट फीचर, तो आप थर्ड पे टिक करोगे। In both India Pakistan, the service sector has been emerging as a major source of development, बिल्कुल करेक्ट है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। Among the neighbor of India, China has the highest life expectancy rate, तो भाई ठीक है, नेबर्स ऑफ इंडिया में चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स, गलत है। एडिशन इनकम, गलत है। रेशियो ऑफ सेविंग टू, नहीं, रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। एपीसी रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम है, एपीसी 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, बस ध्यान रखना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ रूरल एरिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन सा है? मनी लेंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल है, बाकी तीनों इंस्टीट्यूशनल है। गिफ्ट एंड रेमिटेंस सेंड टू अब्रॉड, रिकॉर्ड, आप किसी को भेज रहे हो तो भाई डेबिट साइड जाएगा, और गिफ्ट रेमिटेंस जो है वो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, तो वो करंट अकाउंट में आएगा, डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। तो 55 का डी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। 56, ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू बाय इंडियन करेंसी। दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, जहां पे आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को। स्टेटमेंट 1, ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट ओनली इंडिविजुअल एंड नॉट द सोसाइटी। ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंडिविजुअल, गलत लिखा है, ह्यूमन कैपिटल सबको फायदा पहुंचाता है, तो पहला गलत है। देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज सोसाइटी, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। 57 का बताओ जरा क्या होगा? तो पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर सोसाइटी, अगर आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। 58, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, सेकंड आया था 1956 में, तो फर्स्ट पूछा है 57 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 1948, 58 का सॉरी। प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कैश डिपॉजिट है जो आम तौर पे जनता करती है, कैश में बैंक में जमा करती है, बिल्कुल प्राइमरी डिपॉजिट है। जो मैंने आपने जाके पहली बार बैंक में जमा किया वो प्राइमरी डिपॉजिट है। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड, हमने बैंक में जमा किया प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक ने उससे किसी को उधार दे दिया और वो दूसरे बैंक खाते में आ गया, वो भी बैंक के पास पैसा आया, वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी डिपॉजिट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, तो 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 60 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो 60 क्वेश्चन। 60 पे आओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। तो 100 में से 60 क्वेश्चन समझ लो हम लोगों ने बना लिए। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको बोला करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, जब बहुत सारे गलत है तो ऑब्वियसली करेक्ट ही पूछेगा। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। The shackles of agriculture during the colonial rule revolution that resulted from the application of, बताओ क्लास, the shackles of agriculture during the colonial rule revolution that resulted from the application of, किसकी वजह से आया? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो बताओ 61 का क्या है, जरा मुझे बताओ 61 का क्या होगा?
जो भी ब्रिटिश के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ था, एग्रीकल्चर हमारा जो खराब हुआ था, स्टैग्नेंट हुआ था, फिर वो ठीक हुआ, उसमें रिवोल्यूशन आया किसकी वजह से? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से आया, बिल्कुल। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से आया, बिल्कुल। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने की वजह से आया, बिल्कुल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं, ये ऑर्गेनिक से नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। 61 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है ना? इन तीनों से जो भी हमारी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की कॉलोनियल रूल में, उसको ठीक इन तीनों ने किया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ने। तो 61 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बड़ा पहला स्टेटमेंट जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, गलत भाई। जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो चेंज इन स्टॉक है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो पहला गलत है। कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं नहीं, गलत है ये ना, गलत है यार। कैपिटल जो है या तो वो ओपनिंग कैपिटल होगी, वो क्लोजिंग कैपिटल होगी ना, फ्लो तो नहीं होती कैपिटल। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 62 का बड़ा आप लोग भी चेक कर लेना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 63, इंडिया अनाउंस फर्स्ट 5 प्लान 1951, करेक्ट है। इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लान इज अ कोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इन्होंने कोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के रूप में इसको यूज किया। तो बताओ क्लास, स्टेटमेंट ठीक है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। तो देखना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ट्रू फॉल्स के पूछे गए हैं, ठीक है? उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। Mini hydel plant are good for the environment because they generate electricity only for local area. ये भी correct. They do not change the land use of pattern. They rely on the class perennial streams. तो उन पे रिले करते हैं। तो आई थिंक ये पहला और एक सेकेंड, मिनी हाइडल प्लांट गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज, ये अच्छे हैं किसकी वजह से? तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो पहला तीसरा तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज, एक बार आप ये देखना एनसीईआरटी में लिखा कि नहीं है, आई थिंक ये लैंड यूज जो, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, लैंड के यूज पैटर्न को चेंज नहीं करते, ये भी ठीक है। मतलब आपका कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा, स्टीम से बनाए जाते हैं। तो तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी मिनी हाइडल प्लांट अच्छा है बिकॉज ऑफ द 3 आइटम्स। रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन, choose the following correct. Saving curve makes a negative intercept on the vertical axis at zero level of income. तो ये negative intercept है, ठीक है? सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो यानी कि 65 का इसका ए ऑप्शन तो करेक्ट है ना? सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव से ये पास होके जाता है, बिल्कुल ठीक है ना? वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ से ना, ये देखो वर्टिकल एक्सिस ये रहा, यहाँ से नेगेटिव बना के चलता है, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल, तो यहाँ से नेगेटिव बना के पास करता है, ठीक है बिल्कुल। सेविंग फंक्शंस रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। सेविंग फंक्शन सेविंग्स और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है उसका, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, वो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही अलग अलग फीचर है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये नेगेटिव से क्यों जा रहा है। हाँ, ये कहता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग माइनस होती है, जितना हमारा कंजप्शन होता है उतना सेविंग माइनस होता है, ऐसी भाषा कहता तो हम उसको करेक्ट रीजन मानते, स्टेटमेंट तो सही होता ही। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 68 का ये बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी 65 का। 66 पे आ जाओ। Identify the incorrect statement from the following. Import substitution was the strategy used to save foreign exchange. जो import substitution है वो was the strategy used to save foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, तो करेक्ट है ना? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें बाहर से चीजों को इंपोर्ट ना करना पड़े, फॉरेन करेंसी उनको ना देना पड़े। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर रीजनल इक्वालिटी, ये इनकरेक्ट है। लाइसेंस पॉलिसी कोई रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। लाइसेंस पॉलिसी जो है वो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करेगा। एक बार को इनइक्वालिटी हो सकता है, रीजनल लाइसेंस राज से कैसे इक्वालिटी प्रमोट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, आपको बोला है ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही वाला जो स्टेटमेंट है बी वाला वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
इन चाइना रिफॉर्म्स वर इंड्यूस इन द फेज मैनर, सेकेंड एंड लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इंड्यूस। तो जो सेकेंड फेज में रिफॉर्म को इंड्यूस किया गया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पहले पहले फेज के अंदर वो एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड के अंदर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, सेकेंड फेज के अंदर उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके जाते हैं। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट है माइनस का 50,000 है, ठीक है। द इंपोर्ट जो है वो 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कितना आएगा आपको ये पूछा जा रहा है, तो ये आएगा क्लास आपका कितना एक्सपोर्ट आएगा, जो आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम वुड बी एक्स में से 5x गया तो कितना आ गया 4x आएगा इज इक्वल टू माइनस का 50,000, माइनस माइनस कैंसिल, 50,000 को 2 से 25, 12,500, 68 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 12,500, 68 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 69 पे आते हैं। 69, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेल करेंगे सिक्योरिटीज, नहीं ये सब गलत है। ये तीनों के तीनों चीजें ना, ये तीनों के तीनों चीजें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो को कम करना पड़ेगा। तो 69 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 70, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रॉस में डेप ऐड करेंगे एन आएगा, लेकिन डी और एन के लिए क्या कुछ किया ही नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये है एन एन ठीक है, डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करेंगे, एनएफआई कहीं ऐड किया ही नहीं ताकि नेशनल आ जाए। जीएनपी एमपी ये एन है डी है, बाकी सारी चीज सेम है, प्लस एनएफआई ऐड कर देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है 70 का। एनएनपी एफसी एनडीपी एमपी, तो यहाँ पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में डेप्रिसिएशन नहीं, एनएफआई को ऐड करेंगे तब नेशनल आएगा, तो 70 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 70 क्वेश्चन लिख लो उसका सी ऑप्शन, तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट है चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया पाकिस्तान चाइना नॉट द वर्ल्ड। अब यहां पे बच्चे सोचेंगे कि यार इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात चल रही है, नहीं बेटा ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में तो चाइना की हाईएस्ट नहीं है, इंडिया चाइना पाकिस्तान में चाइना की हाईएस्ट है, ये गलत है। मेटरनल मॉर्टलिटी रेट इंडिया इज हायर देन चाइना, मेटरनल मॉर्टलिटी रेट सबसे खराब पाकिस्तान की, सबसे अच्छी चाइना की, सबसे मीडियम में इंडिया की है, तो हाँ ठीक है, चाइना इंडिया जो है हायर देन चाइना, और मोर्टेलिटी रेट जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाइयर है चाइना से, चाइना में कम मृत्यु होती है महिलाओं की जब वो बच्चे पैदा करते हैं, इंडिया में ज़्यादा होती हैं, तो ये ठीक है, ए फॉल्स आर ट्रू, यानी कि इसका 71 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 72, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्ड क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रहा है और करंट अकाउंट में जाएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करंट अकाउंट में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल रिकॉर्ड ए क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एफडीआई इन इंडिया, वो भी क्रेडिट साइड है क्या, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका 72 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 72 का सी। 73 पे आते हैं, विजिबल एक्सपोर्ट विजिबल इंपोर्ट माइनस करोगे तो भाई विजिबल नेट जो आएगा आपको निकालना क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालना है, तो करंट अकाउंट में गुड्स का आ गया, सर्विसेज का ले लेते हैं 70 माइनस 30 प्लस का 40, और करंट ट्रांसफर जो है वो भी 15 हो गया, तो टोटल जो है 55 माइनस 50, 5 का सरप्लस आ रहा है, द करंट अकाउंट विल बी सरप्लस ऑफ 5। 73 का देखो सरप्लस ऑफ 5। 74 पे आ जाओ, 74 बस आपको ये करना है, तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, बिल्कुल वैसा ही कुछ क्वेश्चन था, हाँ लेकिन फिगर अलग है। 1000 रुपीज की डिपॉजिट है, 80% का लोन दे दिया, तो 800 चला गया, 200 रुपए रिजर्व मेंटेन। 800 जिसको दिया लोन वो भी खर्च करेगा, किसी और के अकाउंट में पैसा आएगा 800, फ्री 800 रुपए का बैंक 640 रुपए 80% मेंटेन करेगी, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, क्योंकि जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, जो कि आएगा 5 टाइम्स, तो 1000 का टोटल कितना हो गया 5000, 5000 का 80% 4000, और ये आएगा आपका 1000। तो लास्ट में देखो आपका 1000 है, 1000 से पहले 4000, तो ऑप्शन हटा दो, 4 से पहले है 5000, तो इसका ये ऑप्शन, ये पहला वाला जो आएगा वो आएगा 640, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 74 का, चेक कर लो। 75 पे आ जाओ क्लास, 75 पे विजिबल एक्सपोर्ट 280 है, विजिबल इंपोर्ट 240 है, विजिबल एक्सपोर्ट 500 है, विजिबल इंपोर्ट 460 है, तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड सॉरी ट्रेड आएगा 40 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 80 आएगा, है ना, 580 है 460 है, तो 460 में 80 को जोड़े, 80 नहीं 460 560 120,
तो आप क्या देख रहे हो इसमें, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही करेक्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले 40 था, अब आपका हो गया 120 हो गया, 180 120। तो भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो रहा है क्लास, आपका इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 460 है, 580 इंक्रीज कर रहा है। Economic reforms in 1991 created a growth path for all sectors simultaneously. 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया एलपीजी, सारे सेक्टर को ग्रो किया या कुछ लिमिटेशंस थी, आपको याद है इसकी लिमिटेशन भी थी, है ना। क्या लिमिटेशन थी कि भाई इसमें एग्रीकल्चर को ग्रो नहीं किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंश्योर्ड एसिलेटेड ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एसिलेटेड ग्रोथ रेट इन एग्री, गलत लिखा है भाई, एग्रीकल्चर ग्रो किया ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। 76 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 77 पे आ जाओ। Which of the following is not a feature of economic policy pursued under the economic planning in 1991 till 1990? Import substitution not a feature, कौन सा फीचर नहीं है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सेल्फ रिलायंस, तो ये लिखा हुआ है ना। इकोनॉमिक 1990 के बाद का नहीं, 1990 तक आप क्या पॉलिसी अपना रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 तक क्या अपना रहे थे, ये अपना रहे थे, ये क्वेश्चन कौन सा नहीं अपना रहे थे, नॉट अ फीचर। लैंड रिफॉर्म भी था। अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था, कैपिटल फॉरेन कैपिटल नहीं था, रेस्ट्रिक्शन था, है ना। बाहर से जो कैपिटल कोई लगाता था तो काफी रोक टोक लगता था पहले, 1991 से पहले तो लगता था। तो कौन सा नहीं है फीचर, तो ये नहीं है फीचर, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड था, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं था, ये तो बाद में आया, बाद में 1991 के बाद या अनरेस्ट्रिक्ट कर दिया, 100% तक कर दिया इसको ग्लोबलाइजेशन के अंदर। 79 अंडर डैश एक्सचेंज सिस्टम सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इंटरफेयर द एक्सचेंज रेट, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो है फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लोटिंग रेट में आप कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। 79 पे आ जाओ। 79 द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और कंजप्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्रीगेट डिमांड कर्व, कंजप्शन कर्व आर पैरेलल, तो ये कंजप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट है, दोनों के बीच का, ये एडी है, ये कंजप्शन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, कंजप्शन और एडी के बीच का जो गैप है, वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों क्या है क्लास, पैरेलल टू ईच अदर है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों ही पैरेलल है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ऊपर वाला भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फिर तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 80 in late 1970 China's population growth has sharply declined. China has witnesses an increase in proportion of elderly people, और क्योंकि देखो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी आई हुई थी ना, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, विटनेसेस एन इंक्रीज इन, मैंने बताया भी था कि बूढ़े लोगों की तादाद जो बढ़ गई थी, है ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की वजह से। और चाइना लेट 1970 में चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शार्पली डिक्लाइन, इंक्रीज हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लेट 1970 में लेके आए। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 80 के बाद 81 पे आ जाओ। A situation in which an able-bodied person is not willing to work at an existing wage rate, काम नहीं करना चाहता तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से बेरोजगार है, भैया काम ही नहीं करना उसको, तो हम क्या कर सकते हैं, 81 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 82 मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, मनी सप्लाई कब बढ़ेगा, रिजर्व बैंक इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, रिजर्व बैंक अगर सर्कुलेशन में ज्यादा पैसे लेके आएगी तो बढ़ेगा। द कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, तो भी बढ़ेगा। टैक्स रेट्स रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट, तो भी बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट, बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो फोर्थ का ऑप्शन गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। तो 82 का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। देख लो 83 वही है, इन्फ्लेशन 82 का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है उसे कैसे कंट्रोल करना उसके बारे में ही है। अगला, टैक्सेस लीगली कंपल्सरी पेमेंट, करेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स आर कैपिटल रिसीट, टैक्सेस हमेशा रेवेन्यू रिसीट है, 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, यानी सी 1 ट्रू और 2 फॉल्स हो गया।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनसेपरेबल ट्विंस है, बिल्कुल करेक्ट है। बेरोजगारी और गरीबी साथ साथ चलती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक एवल्स। क्या अनएम्प्लॉयमेंट ही रूट कॉज है सारे सोशियो इकोनॉमिक एवल्स के, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या सबका रीजन बेरोजगारी है? सारे क्राइम्स, सबका रीजन क्या बेरोजगारी? नहीं, सबका रीजन बेरोजगारी नहीं है। तो ये ए करेक्ट है, आर फॉल्स है। असर्शन ए ट्रू, आर फॉल्स। इन 84 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। 85 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। रियल नेशनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन द नॉमिनल नेशनल इनकम। जो रियल नेशनल इनकम है वो बेस ईयर प्राइस पे होता है, और जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो करंट ईयर प्राइस पे होता है। तो करंट ईयर प्राइस हमेशा ज्यादा होगा बेस ईयर प्राइस से, ये जरूरी नहीं है। क्या पता कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसकी ईयर आफ्टर ईयर वैल्यू कम, रुपीस कम होता चला जाता है, बाद में वो सस्ता मिलता है। तो हाँ, आमतौर पे रियल जीडीपी कम होगा और नॉमिनल ज्यादा होगा, लेकिन रियल हमेशा कम होगा ये जरूरी नहीं है। ऑलवेज वर्ड नहीं, जनरली रियल जो है वो कम होगा क्योंकि बेस ईयर प्राइस पे होता है, और नॉमिनल ज्यादा होगा करंट ईयर प्राइस पे। और दूसरी बात है, अगर मान लो बाद में आपने क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करी है, प्राइस बढ़ रहा है, तो भी तो आपका जो नॉमिनल है वो कम ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में रियल जो है वो कम हो। अगर प्राइसेस आमतौर पे बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली रियल जो है वो कम होगा नॉमिनल से, बट ऑलवेज कहना गलत होगा। तो स्टेटमेंट ये वाला गलत है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। दूसरा, रियल इनकम इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइस। बिल्कुल करेक्ट है, रियल नेशनल इनकम बेस ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू हो गया। 86 पे आते हैं। 86, वर्कर हु आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर। परमानेंट पेरोल को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बोलते हैं। 86 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 87 पे आते हैं। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान। एक्स पोस्ट प्लान नहीं होता, एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये गलत हो गया। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्स एंटी और एक्स एंटी सेविंग्स और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, ये ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स और जो है वो इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, ऐसा ही है ना, प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट। तो इसका ए गलत है और आर, ए फॉल्स और आर ट्रू। यानी 87 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ए फॉल्स और आर ट्रू। 88 पे आते हैं। 88, एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। अपने खुद के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप खुद का यूज कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। रीड द गिवन इमेज केयरफुली, और आपको बताना है कि प्रोवाइड रिसोर्सेस, एसिमिलेट वेस्ट, इन्वायरमेंट के बाकी दो फंक्शंस कौन कौन से हैं। ये फंक्शंस की बात कर रहा है बेसिकली। जनरेट वेस्ट नहीं, प्रोवाइड ओनली रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस और सस्टेन लाइफ। ये दो चीजें हैं। मतलब वही है कि बेट एस्थेटिक सर्विस मतलब आप जो छुट्टियां बिताने जाते हो, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी इंप्रूव करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट। तो ये ए और फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 89 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 90 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग। अच्छा, ये बताना है क्लास आपको 90 पे, ये बताना है जो एक्सपेंडिचर फेस है उसको डिस्पोजिशन फेस बोलते हैं, और जनरेशन फेस को क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन। तो ये तो यार यही ऑप्शन करेक्ट है, सी। आउटपुट, जनरेशन में आउटपुट, प्रोडक्शन होता है आउटपुट में प्रोडक्शन। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है एक्सपेंडिचर, और ये डिस्पोजिशन फेस। ध्यान रखना, कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कई सारे क्वेश्चंस। पेयर बनाने के लिए बोल सकता है, पेयर को मैच करने के लिए मैच द फॉलोइंग बोल सकता है। अभी ये दिया है, कल को क्या पता ये ब्लैंक छोड़ दे, कोई भी एक छोड़ सकता है ब्लैंक। तो ये पता होना चाहिए, नेशनल इनकम, आउटपुट, जनरेशन फेस। ये जो नेशनल इनकम जो है वो है, ये जो नेशनल आउटपुट है वो जनरेशन फेस है, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, नेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो डिस्पोजिशन फेस है। फॉर द गिवन कंजप्शन सी दिया हुआ है 205 प्लस 0.9 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। के का फॉर्मूला 1/MPS होता है, ये MPC है 0.9 तो MPS 0.1 होगा। के आ गया आपका 10 टाइम्स, ठीक है, तो 10 टाइम्स हो गया। 91 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 10। डैश इन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पसेस, कौन है? वो कमर्शियल बैंक है, जो पैसे लेता है लेंडिंग पर्पसेस से, कमर्शियल बैंक है। डैश कमेटी सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कार्वे कमेटी जो है उसको लॉन्च किया था। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कब कार्वे कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया था, और कार्वे कमेटी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप, कितना आपको पता है। और मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से आपको।
इन इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन द एमपीएस, भैया जितनी इनकम बढ़ी उतना कंजप्शन बढ़ गया, तो एमपीसी जो है 1 आ गया, तो एमपीएस कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो 94 का डी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल टू 0। 95 द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहा है टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, उसको बैंक रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है। तो 95 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ एन इकोनॉमी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है, रिक्वायर्ड एक्चुअल जो है वो कम है, तो डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी डेफिशिएंट डिमांड है, और डेफिशिएंट डिमांड में कौन सा गैप होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। 96 का ए ऑप्शन करेक्ट है, डिफ्लेशनरी गैप। 97 पे आ जाओ जरा, 97 पे द एक्सेसिव रेगुलेशन परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टन प्राइवेट फर्म फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट, जो लाइसेंस राज था वो फर्म्स को रोकता था ग्रो करने के लिए, कॉम्पिट करने के लिए, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा पैसा लगाती थी घूस घूस के रूप में लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और सारा पैसा वहीं चला जाता, रेदर देन कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन हो सके, तो सारा पैसा वहीं लगता। तो ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी 97 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 98 द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो एनआईटी होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये रहा मार्केट प्राइस और एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट। 98 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 99 का Rohan, owner of land, grow only 2 crop in a year. He grow 8-9 months and rest of the year he remains unemployed. तो कुछ टाइम काम करता है, कुछ नहीं। तो ये कौन सा है, साइक्लिकल है, सीजनल है, डिसगाइज है, क्या है? तो ये सीजनल है, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज उगाता है जो उस सीजन में चलती है, उसके बाद उसको कुछ स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं उसके पास, तो उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है। तो ये फ्रिक्शनल भी नहीं है, साइक्लिकल भी नहीं है, तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। Jobless growth leads to unemployment because labor refuse to migrate. Labor is very expensive. Labor rate is low. Growth due to technological development. Technological development से growth हो रहा है. टेक्नोलॉजी से हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, तो लोगों को जॉब नहीं दे रहे, तो ग्रोथ तो हो ही रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हो रहा है, मशीन लर्निंग से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, लेबर से नहीं हो रहा, लोगों से नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन 100 का करेक्ट। और 100 क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। तो आप बताओ जरा, आउट ऑफ 100 आपका स्कोर कितना रहा? एक क्वेश्चन तो मिस्टेक था, तो हटा दो। चलो 99 में से आपने बताना है आउट ऑफ 99 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट गए, ठीक है? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और एक एक क्वेश्चंस आप अच्छे से किए होगे। जो क्वेश्चन सही गया वेल एंड गुड, लेकिन जो आपके सही नहीं गए उनको आप लिख के रख लो, ताकि आप उसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जा सको, ठीक है? आप उनको लिख के रख लो, जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे गलत जा रहे हैं, क्या डिफरेंस सीखा, उसको लिख लो, जो सही है उसको छोड़ो, ठीक है? चलो, बहुत सारी वीडियोस और आज आने वाली हैं, काफी कुछ हम लोग आज कवर करेंगे। एमसीक्यू भी हो गया, जहां भी डाउट है आपको एग्जामिनेशन से पहले मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं वो सारी चीजें करा दूंगा। भाई 18 तारीख को जो लाइव है सुबह 4 बजे, वो मिस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 के 3 प्रीमियम मॉक्स को जरूर 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 एग्जामिनेशन में घुसने से पहले लगा के जाना।